हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और एग्ज़ाम की ही तैयारी करते होंगे। चलिए आज मैं क्लास 9 के लिए बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान, जो कि चैप्टर वाइज बताने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लास 9 के लिए मैं बताने वाला हूँ, जो कि सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, चलिए आज की क्लासेस में स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले यदि आप मेरी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नए आए होंगे तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके और साइड में पड़े बेल आइकन को उससे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह की क्लासेस अपलोड करूं तो आपके पास सबसे फर्स्ट नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं, हम इतिहास से बताने वाले हैं, भारत और समकालीन विश्व। ठीक है, जो पहला है। ठीक है, चलिए आज मैं फर्स्ट क्या होगा, इसका फर्स्ट चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति से बने ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं करवाने वाला हूं, जो कि चैप्टर वाइज करवाऊंगा। ठीक है, आप लोग को हड़बड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो मैं क्लासेस करवा रहा हूं वो यदि आप क्लासेस कर लेते हैं तो 110% आपका क्वेश्चन भिड़ेगा ही भिड़ेगा। ठीक है, चलिए आज की मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख सकेंगे आप लोग, थोड़ा सही से मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन है, बहुविकल्प प्रश्न है। ठीक है ना। बास्तिला क्या है, बास्तिला का किला किस शहर में स्थित था। ए पेरिस, बी कान, सी लियोन, डी नांत। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ए का, पहला का ए पेरिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बास्तिल के जिले से कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे। ठीक है, बास्तिल के जेल से कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे। तो इसका देखिएगा ऑप्शन ए 5, बी 15, सी 7, डी 17। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 2 का सी 7। ठीक है, 7 कैदी छुड़ा लिए गए थे। ठीक है, बास्तिल के जेल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था। फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था। तो देखेंगे क्वेश्चन, ऑप्शन देखेंगे, ए टिब्रे, बी लिब्रे, सी बुब्रो, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी बुब्रो। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था, तो बुब्रो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम लोग। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन था। ए लुई 11वीं, बी लुई 14वीं, सी लुई 16वीं, डी लुई 17वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा लुई 16वीं। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, लुई 16वीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट लुई 16वीं का विवाह किस देश की राजकुमारी से हुआ था। ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी से की थी लुई 16वीं ने अपनी विवाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लुई 16वीं के राज्यारोहण के समय राज्य की स्थिति कैसी थी। ए राजकोष खाली था, बी राजकोष भरा हुआ था, सी राजकोष आधा भरा हुआ था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है राजकोष खाली था लुई 16वीं के राज्यारोहण के समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्साय का महल, ठीक है, वर्साय का महल किस शहर में स्थित था। तो वर्साय का महल किस शहर में स्थित था भैया। तो पहला नंबर देखेंगे, ए वर्साय, बी पेरिस, सी कान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है वर्साय का महल किस शहर में स्थित था, ए वर्साय का। ठीक है, क्वेश्चन से ही आप लोग को पता चलता होगा कि वर्साय का महल कहाँ स्थित है, तो वर्साय का महल वर्साय में स्थित है। ठीक है, वर्साय एक शहर ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका किस देश का उपनिवेश था। ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी इंग्लैंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाने वाला है डी इंग्लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। लिब्रे किस देश की मुद्रा थी। ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 9 का ए। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा थी लिब्रे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में कितने स्टेट्स में बटा हुआ था।
यानी कि पूछा जा रहा है मेरे भाई 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? ए 5, बी 4, सी 3, डी 8। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी, 3 राज्यों में बटे हुए थे फ्रांसीसी समाज, ठीक है, 18वीं सदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे? ए पहले स्टेट्स, बी दूसरे स्टेट्स, सी तीसरे स्टेट्स, डी सभी स्टेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 11th का सी, तीसरे स्टेट्स में बटे हुए थे, ठीक है, फ्रांसीसी समाज के लोग, ठीक है। फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे? 1 मिनट। 18वीं सदी में फ्रांस समाज में कितने स्टेट्स में बटे हुए थे? तो ए 5, बी 4, सी 3, डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है सी 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे? ए पहले स्टेट्स के लोग, बी दूसरे स्टेट्स के लोग, सी तीसरे स्टेट्स के लोग, डी सभी स्टेट्स के लोग। तो 11वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है सी, तीसरे स्टेट्स के लोग कर अदा करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे? ए 40, बी 70, सी 90%, डी 95%। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है सी, 90% लोग फ्रांसीसी समय में 18वीं सदी के फ्रांस में कितने लोग किसान थे? तो 90% किसान थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। इनमें से कौन से तृतीय स्टेट्स में शामिल नहीं थे? यानी कि पूछा जा रहा है इनमें से कौन तृतीय स्टेट्स में शामिल नहीं थे? ए पादरी वर्ग, बी बड़े व्यवसायी, सी वकील, डी नौकर। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा पादरी वर्ग तृतीय स्टेट्स में शामिल नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से किस वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्म ना प्राप्त थे? देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। निम्नांकित में से किस वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्म ना प्राप्त थे? ए प्रथम स्टेट्स के लोग, बी द्वितीय स्टेट्स के लोग, सी ए एवं बी दोनों, डी सभी स्टेट्स के। तो 14 का राइट आंसर हो जाने वाला आपका ए और बी, प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के लोग क्या थे भैया? विशेष अधिकार जन्म ना प्राप्त थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टाइद, ठीक है, टाइद धार्मिक कर है, ठीक है। क्या है टाइद? टाइद धार्मिक कर है। क्या क्वेश्चन है? टाइद धार्मिक कर को किसानों से वसूलने का अधिकार किसे था? ए प्रथम स्टेट्स को, बी द्वितीय स्टेट्स को, सी ए एवं बी दोनों, डी सभी स्टेट्स को। तो 15 का राइट आंसर हो जाने वाला है ए प्रथम स्टेट्स को, ठीक है। टाइद का कर, ठीक है, धार्मिक कर को किसानों को वसूलने का अधिकार किसे था? प्रथम स्टेट्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया? ठीक है। ए 1792 ईस्वी में, बी 1794 ईस्वी में, सी 1796 ईस्वी में, डी 1798 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया था फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला टाइद कर कृषि, ठीक है। टाइद क्या है? एक प्रकार की कर है जो कृषि के उपज को लगाया जाता था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेंगे। चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाले टाइद कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था? ए 1/4 हिस्सा, बी 1/8 हिस्सा, सी 1/10 हिस्सा, डी 1/20 हिस्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला 17 का सी, 1/10 हिस्सा ही लिया जाता था। किसके लिए? कृषि उपज का लिया जाता था हिस्सा, ठीक है, चर्च द्वारा। तो चर्च द्वारा कितने वसूल किया जाता था? तो 1/10 हिस्सा ही लिया जाता था टाइद कर के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो चुका है, टाइद को यहाँ टाइल लिख दिया गया है, ठीक है। तो आप इसे मैनेज करके चलेंगे। देखिए टाइद कर किसे अदा किया जाता था? टाइद कर जो था वह किसे अदा किया जाता था? ए पादरी वर्ग के लोगों से, बी कुलीन वर्ग से, सी सीधे राज्यों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी, सीधे राज्यों को, ठीक है। टाइद कर किसे अदा किया जाता था? तो सीधे राज्यों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया है, जबकि किसान की तुलना किससे की गई है? ए मच्छर से, बी मक्खी से,
सी मधुमक्खी से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाने वाला है बी मक्खी से। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को, ठीक है, कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया है, जबकि किसान को किससे तुलना किया गया है, मक्खी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में, ठीक है, 1715 ईस्वी में कितनी थी, ए 2.3 करोड़, बी 2.8 करोड़, सी 3.2 करोड़, डी 1.3 करोड़। तो 20 का राइट आंसर हो जाने वाला है मेरे भाई, 20 का राइट आंसर हो जाने वाला है ए 2.3 करोड़। ठीक है, फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में, 1715 ईस्वी में कितने थी, तो 2.3 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ था, ठीक है, जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट देखेंगे ऑप्शन, ए कुलीन वर्ग, बी पादरी वर्ग, सी मध्य वर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी मध्य वर्ग के लोगों से। ठीक है, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ था। ठीक है, मध्य वर्ग लोगों के लिए किससे संबंधित, देखिए क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ है, जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता है, ए कुलीन वर्ग, बी पादरी वर्ग, सी मध्य वर्ग, डी इनमें से कोई नहीं, तो मध्य वर्ग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजा के देवी और निरकुंस अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था, कौन किया था भैया, ए जॉन लॉक ने, बी जाक रूसो ने, सी मॉन्तेस्क्यू ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 22 का ए जॉन लॉक ने किया था। ठीक है, जॉन लॉक ने क्या किया था, राजा की देवी और निरकुंस अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था। देखिए समझिए यहाँ क्वेश्चन को, 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित था, ठीक है, सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था। तो ए जॉन लॉक ने, बी रूसो ने, सी मॉन्तेस्क्यू ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी रूसो ने। ठीक है, रूसो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पीटर ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है, ए जॉन लॉक, बी रूसो, सी मॉन्तेस्क्यू, डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर हो जाने वाला है मॉन्तेस्क्यू। ठीक है, ये भी आई क्वेश्चन होने वाला है, आप इसे बढ़िया तरीके से याद करके चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेश ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। ठीक है, ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। 25 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी 13। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को कितने उपनिवेश ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था, तो वह 13 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेट्स जनरल, ठीक है, यहाँ जनरल लिखा गया है तो आप इसे मैनेज करके चलेंगे, यहाँ मिसप्रिंट है। जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी, ए 1600 ईस्वी, बी 1608 ईस्वी, सी 1614 ईस्वी और डी 1624 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 26 का सी 1614 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लुई सोल्वी ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई, ए 5 मार्च 1789 को, बी 15 अप्रैल 1789 को, सी 5 मई 1789 को और डी 25 जून 1789 को। तो लुई सोल्वी ने कब ये प्रस्ताव का अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई गई थी, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी 5 मई 1789 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से किसका प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था। ठीक है, समझ रहे क्वेश्चन ना, क्या पूछा जा रहा है, निम्नांकित में से मतलब नीचे जो दिए गए हैं उसके हिसाब से प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था, यानी कि प्रवेश वर्जित यानी कि जाना मना नहीं था। ठीक है, तो कौन थे, ए किसानों को, बी औरतों को, सी कारीगरों को, डी वकीलों को। तो 28 का राइट आंसर हो जाने वाला है वकीलों को। ठीक है, वकीलों को मना नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तृतीय स्टेट्स के का नेतृत्व किन के हाथों में था? ए मिराबियो, बी आबेसिए, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय स्टेट्स के नेतृत्व किनके हाथों में था? तो 29 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी, दोनों के हाथों में। ठीक है, मिराबियो और आबेसिए के हाथ में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तृतीय स्टेट क्या है? शीर्षक से एक पंपलेट किसने लिखी? ठीक है, तृतीय स्टेट क्या है? फिर बाद में पूछा जा रहा है शीर्षक से एक पंपलेट किसने लिखी? ए मिराबियो ने, बी आबेसिए ने, सी रूसो ने, डी वाल्टेयर ने। ठीक है, वाल्टेयर ने। तो इसका 30 का राइट आंसर हो जाने वाला है मेरे भाई बी आबेसिए ने। ठीक है, आबेसिए ने क्या किया था? एक पंपलेट लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया? फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया? ए 1789 ईस्वी, बी 1790 ईस्वी, सी 1791 ईस्वी, डी 1792 ईस्वी। तो 31 का राइट आंसर हो जाने वाला है 1791 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की आवश्यकता योग्यता क्या थी? ठीक है, समझ रहे हैं ना क्वेश्चन? देखिए फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता यानी कि वोट देने की आवश्यक योग्यता क्या थी उस समय की? ए 25 वर्ष से अधिक की उम्र के लोग, बी कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाता हो, सी पुरुषों को होना चाहिए, डी सभी आवश्यक थे। तो 32 का राइट आंसर हो जाने वाला है सभी आवश्यक थे। ठीक है, सभी आवश्यक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टूटी हुई जंजीर प्रतीक के क्या मायने थे? यानी कि टूटी हुई जंजीर की प्रतीक की क्या मायने थे? ठीक है, ए एकता, बी आज़ादी, सी अज्ञानता, डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी आज़ादी। टूटी हुई क्या है? जंजीर। तो जब जंजीर टूट जाता है तो आदमी लोग छुट्टा हो जाते हैं। जैसे आप गांव में बेल ही बांधते होंगे तो उसको बांध करके रखते हैं, जब वो खुल जाता है तो क्या हो जाता है? आज़ाद हो जाता है, वो कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। शाही सत्ता का प्रतीक है? ए अपनी पूछ मुंह के लिए सांप, देखिए फिर से पढ़ दे रहे हैं। अपनी पूछ मुंह के मुछ में लिए सांप, बी त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, सी राजदंड, डी छड़ों के बर्छीदार गट्ठर। ठीक है, गट्ठर। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला सही शाही सत्ता का प्रतीक क्या था भाई? तो 34 का राइट आंसर हो जाने वाला है राजदंड। ठीक है, राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था, राजदंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35। फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या थे? ए नीला, बी सफेद, सी लाल, डी सभी। तो फ्रांसीसी का राष्ट्रीय रंग क्या था? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, नीला भी था, सफेद भी था, लाल भी था। ठीक है, इसलिए सभी का यूज करेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया, ठीक है, के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? ऑस्ट्रिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्रशा मतलब नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषणा कब की थी? ए 1792 ईस्वी, बी 1790 ईस्वी, सी 1789 ईस्वी, डी 1794 ईस्वी। तो 36 का राइट आंसर हो जाने वाला है मेरे भाई सी 1789 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजेड दी लाइल, ठीक है, राजेड दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले किस देश का राष्ट्रीय गान है? फिर से आप क्वेश्चन देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। राजेड दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले, ठीक है, मार्सिले किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो ए ऑस्ट्रेलिया का, बी इंग्लैंड का, सी जर्मनी का, डी फ्रांस का। तो 37 का राइट आंसर हो जाने वाला है फ्रांस का था। ठीक है, राजेड द लाइल द्वारा रचित मार्सिले किस देश का राष्ट्रीय गान था? तो फ्रांस के लिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? ठीक है, ए छोटे दुकानदार, बी कारीगर, सी दिहाड़ी मजदूर, डी सभी। तो 38 का राइट आंसर हो जाने वाला है
डी सभी थे। ठीक है, कारीगर भी थे, छोटे दुकानदार भी थे, दिहाड़ी मजदूर भी थे, जैकोबिन क्लब के सदस्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर होने वाला है 39। ठीक है, किस वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया था? यानी कि बताया जा रहा है मेरे भाई कि किस वर्ग के लोगों ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया था? तो कौन से थे, कौन से वर्ग के लोग थे? ए कुलीन वर्ग के लोग थे, बी पादरी वर्ग, या जैकोबिन वर्ग, या डी वकील। तो 39 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी जैकोबिन। आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, चलिए जैकोबिन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में ब्रीचेस कौन पहनते थे? यानी कि घुटनता। ठीक है, घुटना। ठीक है, घुटना कौन पहनते थे? यानी कि फ्रांस में ब्रीचेस कौन पहनते थे? ए कुलीन वर्ग के लोग, बी पादरी, सी जैकोबिन, डी उपयुक्त में सभी। तो 40 का राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई ए कुलीन वर्ग के लोग। ठीक है, 1 मिनट। कुलीन वर्ग के लोग क्या पहनते थे? तो ब्रीचेस पहना करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्वेंट क्या था? कॉन्वेंट क्या था? ए धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत, बी धार्मिक जीवन के समर्पित मैदान, सी राजनीतिक जीवन से संबंधित पुस्तक, डी इनमें से कोई नहीं। 41 का राइट आंसर हो जाने वाला है मेरे भाई ए धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सो कुलात। ठीक है, सो कुलात से आप क्या समझते हैं? ए जैकोबिन को सो कुलात के नाम से जाना जाता है था, बी इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले, सी सो कुलात पुरुषों लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, डी सभी सही है। तो 42 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी सो कुलात पुरुषों लाल रंग की टोपी भी पहना करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लुईस 16वीं को किस आरोप में 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दे दी गई? ठीक है, किस आरोप में? ए हत्या के आरोप में, बी लूट के आरोप में, सी देशद्रोह के आरोप में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 43 का राइट आंसर हो जाने वाला है मेरे भाई सी देशद्रोह के रूप में। ठीक है, देशद्रोह के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के इतिहास में किस कालखंड को आतंक का युग के नाम से जाना जाता है? यानी कि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। फ्रांस के इतिहास में किस कालखंड को आतंक का युग के नाम से जाना जाता है? ए 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक, बी 1793 ईस्वी से 1794 ईस्वी तक, सी 1793 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक, डी 1794 ईस्वी से 1796 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला 44 का बी 1793 ईस्वी से 1794 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन क्या था? एक पुस्तक का नाम था, बी खेती करने का मशीन, सी सिर कलम करने की मशीन, डी मनोरंजन की वस्तु। तो 45 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी सिर कलम करने का मशीन। ठीक है, सिर कलम करने का मशीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता किनके हाथों में आ गई? ए मध्य वर्ग के संपन्न तबके, बी मध्य वर्ग के कमजोर तबके, सी उच्च वर्ग, डी निम्न वर्ग। 46 का राइट आंसर हो जाने वाला है मध्य वर्ग के संपन्न तबके। ठीक है, जैकोबिन की सरकार पतन होने के बाद सत्ता किनके हाथों में है? तो मध्य वर्ग के संपन्न तबके में। ठीक है, तबके में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ए 1942 ईस्वी, बी 1946 ईस्वी, सी 1756 ईस्वी, डी 1768 ईस्वी। तो 47 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी 1946 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंप द गुंज। ठीक है, ओलंप दे गुंज। ठीक है, ओलंप दे गुंज को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने के कारण कब फांसी दे दी गई? ए 1793 ईस्वी, बी 1794 ईस्वी, सी 1795 ईस्वी, डी 1796 ईस्वी। 48 का राइट आंसर हो जाने वाला है ए 1794 ईस्वी। 1 मिनट मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये 1794 ईस्वी को। ठीक है, ओलंप दे गुंज को पुरुष एवं नागरिक का अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने का कारण
कब फांसी दे दी गई? 1794 ईस्वी को। ठीक है, चलिए 40 नंबर 9 क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांस के बोद्रे और नानंती बंदरगाह किस चीज़ के व्यापार के कारण समृद्ध बन गया था? ए मसाले, बी कपड़े, सी दासों, डी अनाज। तो 49 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी दासों। ठीक है, फिर से मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं सी दासों। ठीक है, फ्रांस के बोद्रे और नानंते बंदरगाह किस चीज़ के व्यापार के कारण समृद्ध बन गया था? समृद्ध का मतलब होता है संपन्न। ठीक है, संपन्न बन गया था तो दासों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दास व्यापार कब प्रारंभ हुआ था? एक बात आप याद रखिएगा दोस्त मेरे भाई, कि जब भी आप लोग यदि किसी क्वेश्चन के आंसर ना जानते होंगे, ठीक है, उस कगार पे आप लोग क्या करेंगे, आप जस्ट उसके नीचे या तो 2-4 पॉइंट आगे बढ़ करके देखेंगे, उससे रिलेटेड ही आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को, कि यहाँ फ्रांस के बोद्रे नानंते बंदरगाह किस चीज़ के व्यापार के कारण समृद्ध बन गए थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया था दासों। ठीक है, और उसके बाद में यदि आपका ये क्वेश्चन नहीं मालूम होगा आंसर इसका, तो इसमें देख सकते हैं नीचे में दे दिया गया है दास। ठीक है, तो आप इस तरह से वहाँ पे यदि आप एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं और यदि आपको आंसर नहीं आती है तो आप इस तरह का ट्रिक लगा करके आप एग्ज़ाम में क्लियर करके निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांसीसी उपनिवेश का अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? ठीक है, उन्मूलन कब किया गया? यानी कि उपनिवेश का मतलब क्या होता है? दूसरे देशों से आए हुए लोग की बस्ती। ठीक है, तो देखिए 1840 ईस्वी, बी 1848 ईस्वी, सी 1844 ईस्वी, डी 1846 ईस्वी। तो 51 का राइट आंसर हो जाने वाला बी 1848 ईस्वी को। ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेश का अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1848 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निग्रो 52 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निग्रो शब्द किन के लिए इस्तेमाल किया जाता था या तो किया जाता है? ए एशिया के एक खास जनजाति के लिए, बी सहारा रेगिस्तान, ठीक है, सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए, सी अरब देशों के खानाबदोश जाति के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो 52 का राइट आंसर हो जाने वाला है सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? ये 1800 ईस्वी, बी 1802 ईस्वी, सी 1804 ईस्वी, डी 1806 ईस्वी। तो 53 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी 1804 ईस्वी को। ठीक है, नेपोलियन ने बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाटरलू का महत्वपूर्ण युद्ध, ठीक है, वाटरलू का महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ था जिससे नेपोलियन की हार हुई थी? ए 1810 ईस्वी, बी 1815 ईस्वी, सी 1816 ईस्वी, डी 1817 ईस्वी। तो 54 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी 1815 ईस्वी को। ठीक है, वाटरलू ने महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ था जिससे नेपोलियन की हार हुई थी? 1815 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टिप्पू सुल्तान और राजा राम मोहन राय किस विदेशी क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? यानी कि देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टिप्पू सुल्तान और राजा राम मोहन राय किस देश विदेशी क्रांति से, यानी कि क्रांति झगड़े बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? ए इंग्लैंड की क्रांति से, बी रूस की क्रांति से, सी अमेरिका की क्रांति से, डी फ्रांस की क्रांति से। तो 55 का राइट आंसर हो जाने वाला है डी फ्रांस की क्रांति से क्या थे भैया? ज़्यादा प्रभावित हो गई थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 1794 ईस्वी में कन्वेंशन द्वारा फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास मुक्ति का कानून पारित करने के कितने वर्ष बाद नेपोलियन द्वारा दास प्रथा पुनः प्रारंभ किया गया था? यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 1794 ईस्वी में कन्वेंशन द्वारा, ठीक है, कन्वेंशन द्वारा एक नियम होता होगा, कन्वेंशन द्वारा फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास मुक्ति के कानून पारित किए थे, यानी कि उसको निकलवाए थे। ठीक है, पारित किए थे। कितने वर्ष बाद नेपोलियन द्वारा दास प्रथा पुनः प्रारंभ किया था? ए 5, बी 7, सी 8 वर्ष, डी 10 वर्ष। तो 56 का राइट आंसर हो जाने वाला है डी 10 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। औरत जन्मना स्वतंत्र है, ठीक है,
औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुषों के समान है, यह विचार पहली बार किसके घोषणा पत्र के माध्यम से रखा गया था? ए. ओलंप द गुंजे, बी. रूसो, सी. वाल्टेयर, सी. रोबेस्पियर। तो 57 का राइट आंसर हो जाने वाला है ए। 57 का राइट आंसर हो जाने वाला है ए, ओलंप द गुंजे। ठीक है, क्या हुआ था? औरत जन्मना स्वतंत्र है, ठीक है, और अधिकार पुरुषों के समान, यह विचार पहली बार किसके घोषणा पत्र में लाए गए थे? तो ओलंप द गुंजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रोबेस्पियर को कब गिलोटिन पर चढ़ा गया था? ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? रोबेस्पियर को कब गिलोटिन पर चढ़ा गया था? तो देखेंगे 1792 ईस्वी, बी 1793 ईस्वी, सी 1794 डी 1795 ईस्वी। 58 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी 1794 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांस में डेनो वाली, ठीक है, फ्रांस में डेनो वाली स्त्री किस चीज का मानवीय रूप थी? मानवीय रूप थी। ठीक है, फ्रांस में डेनो वाली स्त्री किस चीज के मानवीय रूप थी? ए. कानून, बी. प्रशासन, सी. शिक्षा, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है 59 का ए. कानून। ठीक है, फिर से मैं दिखा देना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून। ठीक है, क्या है? फ्रांस में डेनो वाली स्त्री किस चीज के मानवीय रूप थी? कानून के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 60 नंबर क्वेश्चन होने वाला है मेरा। ठीक है, दास, ठीक है, दास स्वतंत्र होने के बाद किस प्रकार की टोपी पहनते थे? ए. पीला टोपी, सी. सफेद टोपी, सी. लाल फाइजियन टोपी, सी. बी और डी. हरे रंग की टोपी। तो 60 नंबर का राइट आंसर हो जाने वाला है सी. लाल फ्राइजियन टोपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1790 के दशक में निर्मित संविधान के अनुसार किन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया? ठीक है, निष्क्रिय नागरिक कहा गया। ए. बेरोजगार को, बी. ज्यादा सोने वाले को, सी. मतदान से वंचित पुरुषों एवं महिलाएं को, डी. इनमें से कोई नहीं। तो 61 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी. मतदान से वंचित पुरुषों एवं महिलाएं को। ठीक है, क्या कहा गया था संविधान में? संविधान के निर्मित के अनुसार उन्हें निष्क्रिय नागरिक कर दिया गया था, यानी निकाल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 62 है। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान कब बनाया गया? ए. 1790 ईस्वी, बी. 1791 ईस्वी, सी. 1792 ईस्वी, डी. 1793 ईस्वी। तो 62 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी. 1791 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान ने अपनी रचना द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी? ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन। ए. वाल्टेयर ने, बी. रूसो ने, सी. मांतेस्क्यू ने, डी. दिदरो ने। तो 63 का राइट आंसर हो जाने वाला है सी. मांतेस्क्यू ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा स्टेट का नेतृत्व करने वाला आम्बेसिए मुल्लत क्या थे? ए. कुलीन वर्ग के लोग थे, बी. पादरी वर्ग थे, सी. किसान थे, या डी. जैकोबिन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला 64 का बी. पादरी थे। ठीक है, मैं फिर से दिखा दूंगा, ये देखिए पादरी। ठीक है, तीसरा स्टेट्स के नेतृत्व करने वाले आबेसिए मुल्लत क्या थे? पादरी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65। तीसरे स्टेट के एक प्रभावशाली नेता मिराबियो कैसे परिवार से संबंधित थे? ए. कुलीन, बी. पादरी, सी. किसान, डी. मजदूर। तो 65 का राइट आंसर हो जाने वाला है ए. कुलीन वर्ग के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 ईस्वी में कौन सा आदेश पारित किया? ठीक है, नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 ईस्वी को कौन सा आदेश पारित किया, यानी कि लागू किया? तो देखिए, ए. सामंती व्यवस्था का उन्मूलन, बी. धार्मिक कर समाप्त करना, सी. चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करना, डी. उपयुक्त में सभी। तो 66 का राइट आंसर हो जाने वाला है सभी किए थे। ठीक है, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन भी किया था, धार्मिक कर समाप्त भी करना, ठीक है, चर्च एवं स्वामित्व वाली भूमि को जब्त करना,
और उपयुक्त में सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 67 है, ठीक है। 67 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा जा रहा है, जयपाल मर्रा, ठीक है, जयपाल मर्रा नामक पत्रकार ने लामी द पप्पल, ठीक है, लामी द पप्पल में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार संविधान पर कैसी प्रतिक्रिया दी, ए प्रशंसा, बी विरोध, सी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, डी समर्थन। तो 67 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी विरोध का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिलोटिन क्या है, गिलोटिन का आविष्कारक कौन थे, ए वाल्टेयर, बी रूसो, सी मांतेस्क्यू, डी डॉक्टर गिलोटिन। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है डॉक्टर गिलोटिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समता, ठीक है, समता रोटी क्या थी, ए सफ़ेद आटे से निर्मित रोटी, बी साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक रोटी, सी सुंदर दिखने वाली रोटी, डी मीठी रोटी। तो समता रोटी क्या थी मेरे भाई, तो 69 का राइट आंसर हो जाने वाला है बी सुंदर, 1 मिनट, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है बी साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक रोटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इस फ्रांसीसी क्रांति का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्रांति के समय महिलाओं के कितने क्लब अस्तित्व में थे, ठीक है, अस्तित्व में थे, तो ए 40, बी 50, सी 55, डी 60। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा 60 अस्तित्व में थे, यानी कि चल रहे थे। क्रांति के समय महिलाओं के कितने क्लब चल रहे थे, तो 60। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और यदि आपको ये क्लास पसंद आती है और यदि समझ में आती है तो आप कृपया करके प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में पड़े बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह की क्लासेस अपलोड करूँ तो आप लोग के पास पहुंच जाए, ठीक है। तो फिर किसी नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।